ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऐसे बोल दिया करो एक बार लाउड आवाज में। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3। कल हमारा लास्ट खत्म हुआ था एसए 500। तो आज मैं एसए 500 की रिवीजन नहीं करने वाला, सीधा ही नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं 501 पे। देखो एसए 500 के बाद आपके पास पहले टॉपिक आ रहा होगा 330 वाला, है ना? 330 आ रहा है ना? 330 आ रहा है, तो इसको हम पूरे चैप्टर के लास्ट में करेंगे, क्योंकि 300 सीरीज ही आपकी एक थोड़ी सी खतरनाक सीरीज मानी जाती है। तो हम इसको सबसे लास्ट में करेंगे। 500 खत्म हुआ है, 500 के साथ बिल्कुल सेम वैसा ही एक स्टैंडर्ड है, नन्ना मुन्ना सा 501, जिसमें 3 चीजें आ रही होंगी आपके पास। देखो 501 का हम नाम देखेंगे क्या है। 501 पेज नंबर 76 पे ऑडिट एविडेंस। 500 का नेम था ऑडिट एविडेंस, इसका नेम है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर स्पेशल आइटम्स। स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स या स्पेशल आइटम्स, ठीक है। स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। ऑडिट एविडेंस की बात हो रही है यहाँ पे भी। स्पेसिफिक कंसिडरेशन का मतलब होता है ज्यादा ध्यान देना। किन चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है? कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पे। तो वो सिलेक्टेड आइटम्स आपकी डिसाइड है। स्टैंडर्ड ने बोला है कि 3 ना हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, आप इसको इंपॉर्टेंट बोल लो, सेंसिटिव बोल लो, चाहे डिफरेंट बोल लो। स्टैंडर्ड ने बोल दिया, कह रहे 500 के अकॉर्डिंग आप ओवरऑल ऑडिट एविडेंसेस देख रहे थे, एसएई है कि नहीं, रिलायबल के 5 पॉइंट, इंडिपेंडेंट या कंट्रोल या डायरेक्टली मिल गए या ओरिजिनल मिल गए, लास्ट वाला टॉपिक था, वो है कि नहीं है, रेलिवेंट है कि नहीं, मेथड्स क्या आपने लगाए, प्रोसीजर क्या आपने लगाया, यही टॉपिक थे। या टाइप्स ऑफ एविडेंस डिपेंडिंग ऑन द नेचर या डिपेंडिंग ऑन द सोर्स था। मतलब कि हमारा 10 सेकंड में 500 के हेडिंग तो रिकॉल हो ही गए, है ना? अब सेम उसी के बाद टॉपिक है, कह रहे हैं कि अगर आपकी ऑडिट के दौरान ये 3 चीजें आती हैं, सिलेक्टेड 3 चीजें, कौन कौन सी? पहली इन्वेंट्री, दूसरी है लिटिगेशन एंड क्लेम, कंपनी के अगेंस्ट कोई केसेस वगैरह चल रहे हो, लिटिगेशन चल रही हो, और तीसरा आपके पास है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल लक्स साबुन है, उसके अगर मैं कहूँ लक्स साबुन की सेल नॉर्थ साइड में कितनी गई, सेल कितनी हुई नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ये हो गया। लक्स साबुन की समझ लो जेंडर वाइज उन्होंने से करी है, मेल वाइज वो अलग बनाते हैं, फीमेल वाइज वो अलग बनाते हैं, तो उनकी कितनी सेल गई। उसके बाद वो बताते हैं एक लक्स आपका है सिंगल प्रोडक्ट, एक होता है वो 4 in 1 वाला पैक। तो ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रिटेरियाज है ना, इसको बोलते हैं सेगमेंट्स। किसी कंपनी की नॉर्थ सेल कितनी है और ईस्ट में सेल कितनी है, ठीक है, जेंडर वाइज सेल कितनी है, प्रोडक्ट वाइज सेल कितनी है, प्राइस वाइज सेल कितनी है, यूनिट वाइज सेल कितनी है। तो सेगमेंट्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। क्लियर है? तो यानी कि आपको अगर 501 लगाना है तो क्या 500 नहीं लगाना पड़ेगा? 500 तो हम वैसे ही लगा रहे थे, 500 तो एक जर्नल हो गया। 501 तो स्पेशल 3 चीजों के लिए आ गया, स्पेसिफिक कंसिडरेशन, आपको ज्यादा कंसीडर करने हैं सिलेक्टेड आइटम्स। कितनी आइटम्स है वो सिलेक्टेड? 3 सिलेक्टेड आइटम्स हैं, जिसमें पहली है इन्वेंट्री। तो कह रहे हैं अगर आप ऑडिट के दौरान इन्वेंट्री चेक कर रहे हो तो इन्वेंट्री से रिलेटेड एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करोगे या क्या कलेक्ट करोगे, या इन्वेंट्री की ऑडिट कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इन्वेंट्री इज मटेरियल टू एफएस, द ऑडिटर शेल, यही है ना आपके पास सबसे पहले, वेयर द इन्वेंट्री इज मटेरियल, मतलब इन्वेंट्री आपकी हेडिंग है, इसमें ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा सा बस लाइन आगे पीछे हो चुकी है, ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ही है। इन्वेंट्री एक आपकी मेन हेडिंग है, उसके बाद पहला टॉपिक आपके पास है, फर्स्ट टॉपिक डालो ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। इन्वेंट्री के अंदर फर्स्ट टॉपिक है आपका ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। कोई बात नहीं, आज हम स्क्रीन को छोड़ते हैं, अब इतना टाइम लगा नहीं सकते, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। वेयर इन्वेंट्री इज मटेरियल टू एफएस द ऑडिटर शेल ऑब्टेन एसएएई, सीधा इन्होंने बोल दिया अगर इन्वेंट्री मटेरियल है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, तो ऑडिटर को ऑब्टेन क्या करनी है, एसए किस कैसे ऑब्टेन करते हैं, एसए 500 के अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने मेथड प्रोसीजर बताए हुए करते रहो। रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस को डालो नंबर 1, एंड कंडीशन, ये इसकी पैटलाइन है।
एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। देखना मैंने यहाँ पे नीचे चार्ट भी बनाया हुआ है क्या, रह गया हैंड रिटन ना, मैंने चार्ट बनाया हुआ था यहाँ पे। हैंड रिटन में मैंने क्या बनाया हुआ था, देखो 3 चीजें मैंने डाल दी। पहले पे इन्वेंटरी लिख दिया, दूसरी साइड मैंने लिख दिया लिटिगेशन, तीसरी साइड में लिख दिया सेगमेंट रिपोर्टिंग, और उन तीनों के नीचे एक एक पैट लाइन लिख दी, जैसे कल अपन ने ऑडिट प्रोसीजर की नहीं लिखी थी वैसे ही। तो अगर इन्वेंटरी आया तो इन्वेंटरी के लिए आपको ये लाइन तो जरूर लिखनी है। उनकी क्या अपन ने चेक करनी है, एग्जिस्टेंस और कंडीशन, क्या वो सच में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। इन्वेंटरी का मतलब कभी ये तो नहीं हो सकता ना इंटेंजिबल है, आपकी इन्वेंटरी तो ज्यादातर टेंजिबल ही होगी ना हमेशा। तो यहाँ पे देखो ये बात नहीं कर सकते कि आपके सॉफ्टवेयर की इन्वेंटरी कितनी है, वो तो जैसे बनाओगे बनते चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप पे नहीं घुसना, जनरल सेंस में समझना है। इन्वेंटरी आपका क्या होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, हमेशा ये क्या होती है इसकी एग्जिस्टेंस, वो चेक करो, और उसकी कंडीशन मतलब उसकी वैल्यूएशन, उससे आपको पता चल जाएगी। वो करोगे कैसे, आप कैसे चेक करो उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी कंडीशन को चेक कैसे करोगे, उन्होंने सीधा ही बोल दिया अटेंडेंस द फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। बड़ा ही लॉजिकल है। अगर आप इसको कंफ्यूज नहीं करोगे या मुश्किल बनाने का प्रयास नहीं करोगे तो ये बिल्कुल सिंपल है। अदरवाइज कॉमन का डाउट हो जाना है, सॉफ्टवेयर भी तो होते हैं ना, वो भी तो एक तरह से इंटेंजिबल है, इन्वेंटरी है जो बंदा सॉफ्टवेयर बनाता होगा, इतना नहीं सोचना अपन ने, ठीक है। तो फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम में अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, जब तक वो इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, यानी कि वही दारू वाली अटेंडेंस द फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। तो आप जाके काउंट करके आना। कैसे काउंट करोगे, इवेलुएट द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ एंटिटीज फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। मैनेजमेंट से पूछ लो कि आप फिजिकली काउंटिंग कैसे करते हो, आपका प्रोसीजर क्या है। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस। पॉइंट नंबर 2 है ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर। पहले तो आपने उनसे पूछा मैनेज काउंटिंग करते कैसे हो, दूसरे में आपने उनके जो भी उनकी परफॉर्मेंस थी काउंटिंग की, उसको आप क्या कर रहे हो, उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर रहे हो। फिर इंस्पेक्ट द इन्वेंटरी, खुद भी वहां पे जाके देख रहे हो इन्वेंटरी को, और परफॉर्म टेस्ट काउंट, और कुछ खुद ही कुछ आप ट्राई भी करने लग गए कि सच में ये है कि नहीं है। तो इन्वेंटरी के लिए क्या करना है, सबसे पहले ना एक लाइन ये नहीं भूलनी आपको इन्वेंटरी के लिए, पहली लाइन ऑडिटर शेल ऑब्टेन एसए, क्योंकि टॉपिक ही क्या चल रहा है, एविडेंस का चल रहा है। तो इन्वेंटरी में ऑडिटर शेल ऑब्टेन एसए रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी। कैसे, फिजिकल काउंटिंग से। फिजिकल में पहले मैनेजमेंट का प्रोसीजर पूछ लो, उनकी परफॉर्मेंस पूछ लो, खुद इंस्पेक्ट कर लो, खुद काउंट कर लो। 4 चीजें बोल सकते हो। पहला मैनेजमेंट के प्रोसीजर देख लो, उनकी परफॉर्मेंस देख लो, इंस्पेक्ट कर लो, फिर काउंट करके देख लो। और दूसरा है परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, या फिर दूसरे ऑडिट प्रोसीजर लगा के देख लेना ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड टू डिटरमाइन वेदर दे आर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंटरी काउंट रिजल्ट। एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट इन एफएस लिख लो, और यहाँ पे सर्कल करो इन्वेंटरी रिकॉर्ड, और बी पॉइंट के साइड पे भी लिख दो चेक द इन्वेंटरी रिकॉर्ड। इन्वेंटरी चेक द इन्वेंटरी रिकॉर्ड डैश डाल के इन एफएस। रिकॉर्ड तो आपको एफएस में मिलेंगे ना, ऊपर में था फिजिकली चेक कर लो, नीचे में था रिकॉर्ड चेक कर लो, आपस में पता चल जाएगा। क्लियर है। आगे मैटर्स रेलिवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। जब आप फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग करने जा रहे हो तो क्या क्या मैटर इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप इसको मैटर भी बोल सकते हो हमारे समझने के लिए। फैक्टर्स, हर चीज के फैक्टर्स आ रहे थे ना, जब जब क्वेश्चन फैक्टर्स वाले होंगे ना, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता होता है पेपर में। तो पहला है, फिर से मैं एक बार हेडिंग देखता हूँ, हेडिंग मैटर रेलिवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकली इन्वेंटरी काउंटिंग। क्योंकि ऊपर अगर आप ए पार्ट देखोगे, ए पार्ट में फिजिकली इन्वेंटरी काउंटिंग करने गए थे ना, वो 4 चीजों की, मतलब 4 तरीकों से, 4 पॉइंट से, ये उसी की इलेबोरेशन है कि क्या क्या उस टाइम पे फैक्टर्स है या मैटर्स है जो मेन है। सबसे पहले देख लो नेचर ऑफ इन्वेंटरी क्या की है। अगर देखो वही वाली यहाँ पे, अगर मैं कहूँ सबसे फिट एग्जांपल वही बनती है, ऑयल वाली या फिर लिकर वाली। अगर लिकर है तो देखो नेचर ऑफ आइटम कहीं ना कहीं अजीब सी हो गई, आप चाह के भी खुद नहीं कर पाओगे, आपको ऑडिटर एक्सपर्ट या मैनेजमेंट एक्सपर्ट चाहिए। तो यानी कि आपकी इन्वेंटरी क्या की है, सबसे पहले तो वही मैटर करता है। क्योंकि अगर सोच के देखो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, अगर मैं कहूँ ये आपको रिमोट्स चेक करनी है,
रिमोट चेक करने हैं, लैपटॉप की क्वांटिटीज हैं या फिर रेफ्रिजरेटर्स हैं, वो नॉर्मली आपके फिजिकली काउंट हो जाएंगे। जो ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको वैल्यूएशन नहीं पता चल सकती, क्वांटिटी नहीं पता चल सकती, तो उस हिसाब से पहला आप ध्यान रखोगे कि इन्वेंट्री है क्या की। दूसरा, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP। फिर देखोगे अगर चीज WIP है, अब जैसे हमारा फर्नीचर का काम है, ठीक है, हमारा फर्नीचर का काम है, हमें पता है, आपको पता है ना, जब सोफा बन रहा होगा, क्या सोफा एक दिन में बन जाएगा? नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं अगर आप लगातार भी काम करते रहो, 4 5 8 दिन 10 दिन लग जाते हैं। अब हमने पीछे एक सोफा बनाया था, उसको 35 दिन लग गए थे। मैं आपको सोफा की अगर फोटोज दिखाऊंगा, आप कहोगे मतलब ये भी बनते हैं, और उसको हमें 1.5 महीना लग गया था हमारी खुद की वर्कशॉप पे। अब बात करते हैं उस 1.5 महीने, हाँ जरूर कर दूंगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि उस 1.5 महीने में ना एक डेट आ गई थी 31 मार्च। 15 मार्च को शुरू हुआ, 15 अप्रैल को खत्म हुआ। 31 मार्च को अगर मेरे को अपनी दुकान का स्टॉक लिखना है, एक तो मैं वो लिख दूंगा जो सोफा या फर्नीचर बिल्कुल रेडी है, उसकी तो मैं लिख दूंगा वैल्यूएशन। रॉ मटेरियल जो मेरे पास पड़ा है उसकी भी लिख दूंगा। अब मैं इसको कितना लिखूं, आधे सोफे को वैल्यू कितनी लिखूं, चीज समझ रहे हो ना? क्योंकि उसके ऊपर आपने ओवरहेड चैप्टर भी पढ़ना है, प्रोसेस चैप्टर भी पढ़ना है, जहां पे कहते हैं कि 50% कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम वर्कर्स को दिहाड़ी भी तो दे चुके हैं ना। तो WIP की वैल्यूएशन कैसे करें, तो आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। उसके बाद रिस्क कितना हो सकता है वो भी ध्यान दो उस इन्वेंट्री के ऊपर। क्या एडिक्वेट प्रोसीजर एस्टैब्लिश है और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस इशू करी हुई है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए, वो भी आप चेक करके चलो। फिर से पॉइंट समझते समझते हमारा टॉपिक का लिंकेज कहीं ना कहीं एक बार के लिए हट जाता है। टॉपिक क्या चल रहा है? इन्वेंट्री जब फिजिकली काउंट करनी है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे? नेचर ऑफ इन्वेंट्री को ध्यान में रखोगे, क्या किया है, WIP को ध्यान में रखोगे, क्या रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और क्या एडिक्वेट प्रोसीजर वगैरह आपने लगाए हुए, क्या इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं। टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, ऐसा थोड़ी है आप जब आपका दिल करेगा रात को 12 बजे चेक करने आ जाओगे, जो भी है बिजनेस आवर में जाओ। वेदर द एंटिटी मेंटेन्स ए परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, समझते हो? लिखवाया हुआ है। परपेचुअल का मतलब सॉफ्टवेयर वाइज, जिसकी आप डिटेल्स वगैरह नहीं लिखते सॉफ्टवेयर्स में, ये वो चीज होती है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, IT सिस्टम में। उसके बाद है लोकेशन एट विच इन्वेंटरी इज हेल्ड एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट डिफरेंट लोकेशन एंड डिसाइड क्या लोकेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। क्योंकि कई बार आपके गोडाउन हो सकते हैं ना कि मतलब फील्ड्स वगैरह में हो, थोड़े अलग सी जगह पे हो, कि वहां पे आपको सस्ता गोडाउन मिल गया, ठीक है, आपने वहां पे ले लिया, तो वहां की काउंटिंग करने ऑब्वियस दिन में जाओगे, लोकेशन भी मैटर करेगी। और क्या आपको ऑडिटर एक्सपर्ट की असिस्टेंस की जरूरत है, ऑडिटर एक्सपर्ट को सर्कल करो। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रख के चलोगे। किस नेचर, टाइमिंग एंड लोकेशन पर आप हमारी IC के WIP को मिसस्टेट करते हो, असिस्टेंस, ठीक है, थोड़ी सी बेकार है मेमोरी टेक्निक, पर आई थिंक मेरी ये पहली मेमोरी टेक्निक मेरी लाइफ की यही थी। ऑडिट की टीचिंग में आके ना मेरी पहली मेमोरी टेक्निक यही थी, तभी इसको रेडी किया हुआ है। तो किस नेचर, टाइमिंग, नेचर का मतलब नेचर ऑफ, टाइमिंग का मतलब टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, किस नेचर, टाइमिंग एंड लोकेशन, लोकेशन भी मैटर करेगी। आप किस नेचर, पहला हो गया नेचर, दूसरा हो गया टाइमिंग, तीसरा हो गया लोकेशन। पर P से क्या होता है, पर से परपेचुअल। आप A से क्या है, देखो एडिक्वेट प्रोसीजर, IC इंटरनल कंट्रोल, IC है इंटरनल कंट्रोल। अच्छा ये पॉइंट हमारा रह गया था ना, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, WIP आ गया मिसस्टेट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट करते हो, असिस्टेंस लास्ट में ऑडिटर एक्सपर्ट की असिस्टेंस। किस नेचर, टाइमिंग एंड लोकेशन पर आप हमारे IC के WIP को मिसस्टेट करते हो, असिस्टेंस। चलो जी आगे, मुझे पता है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है पर क्या कर सकते हैं। तो मैटर्स था। दूसरा है ये वाले अगले जो 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इसमें से 3 और अगले आपको 4 पॉइंट दिख रहे होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये मान के चलो हर 3 में से 2 अटेम्प्ट में, हर 3 में से 2 अटेम्प्ट में इन चारों में से एक टॉपिक आता ही आता है। इसके आंसर्स नहीं देखोगे, मैं आप लोगों से पूछता चला जाऊंगा, ठीक है। इसके जो आंसर्स हैं उसके ऊपर अपना फोन रख दो, हाथ रख दो, हेडिंग्स आपके सामने होनी चाहिए, मैं आपसे पूछता चला जाऊंगा, कल की तरह ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। इन्वेंट्री, इफ इन्वेंट्री काउंटिंग एट अदर देन FS डेट, एक इन्वेंट्री आप काउंट करते हो 31 मार्च को, उससे पहले आपने इन्वेंट्री काउंट करके गए थे उसी क्लाइंट की 10 मार्च को,
यानी कि 10 मार्च को आप कर बैठे थे, अदर देन बैलेंस शीट डेट है, तो बताओ 31 मार्च को आप कैसे चेक करोगे? इन्वेंट्री की फिजिकल एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे? जो 10 से लेके 1 तक और चेंजेस आए, यही है, खत्म। कह रहे हैं जो आपकी अदर देन बैलेंस शीट डेट पे अगर आपने कोई काउंटिंग कर रखी है, फिर एफएस पे काउंट कर रहे हो, तो उस दौरान जो चेंजेस हुए उसको चेक कर लो। तो देखो क्या है इसका आंसर, देखो ऑडिटर शैल परफॉर्म द प्रोसीजर वेदर एनी चेंजेस, ठीक है। और बिटवीन द काउंट डेट को लिखो 10 मार्च, काउंट डेट को लिखो 10 मार्च एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिखो, ये बड़ा मुश्किल है, 31 मार्च। 15 लिख दो, अब 20th लिख दो, कुछ भी लिख दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली को 31 मार्च लिख दो, बाकी को कुछ मर्जी कर दो, आप चाहे 1 जैन कर दो। पहला आप जीत गए, दूसरा छुपाओ। अब आप दोबारा से हेडिंग देखते हैं, सेकंड। इफ ऑडिटर इज अनएबल, सर्कल किया हुआ आई थिंक इसको ना मैंने थोड़ा सा वो हाईलाइट सा, इफ ऑडिटर इज अनएबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, तो हमारे असिस्टेंट भेज देगा, कोई अपना असिस्टेंट भेज देगा। और कुछ देखो क्या हुआ, इफ ऑडिटर इज अनएबल टू अटेंड, मैं वहां पे नहीं जा पाया है ना, मैं माता वैष्णो देवी के दरबार चला गया उस दिन, किसी शादी पे चला गया, मतलब मैं नहीं जा पाया। एक आंसर मेरे पास ये निकल के आया कि अपने असिस्टेंट को भेज दो, ठीक है, और किसी और दिन चले जाओ, दोनों हो सकते हैं। बस यही है, कह रहे हैं किसी ऑल्टरनेट डेट पे कर लो, बात खत्म। ये आप लोगों ने देख लिया था क्या वैसे? नहीं देखा, पक्की बात है, फिर ठीक है, इसमें भी चलो आप जीते। और बताओ, तो कह रहे हैं किसी और दिन कर लो, बात खत्म। ऑल्टरनेट डेट, पॉइंट नंबर 3 मतलब आगे फोर्थ वाला पॉइंट है। इफ इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल, तब क्या करोगे? एक्सपर्ट को बुलाएंगे, एक्सपर्ट को बुलाएंगे, ठीक है। और ठीक है, एक एक्सपर्ट को बुला लेंगे। और क्या आंसर दे सकते हो? इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब समझ गए ना, यहाँ पे अनएबल टू अटेंड है कि कर ही नहीं सकते। करना है। पिछले वाले में और इस वाले में फर्क क्या है? पिछले वाले में तो आप जा नहीं पाए ना, जा तो सकते थे, इसलिए आपने बोला ऑल्टरनेट डेट पे चले जाएंगे, अगले हफ्ते चले जाएंगे। यहाँ पे आज नहीं जा पाए तो कल जा पाओगे? इम्प्रैक्टिकेबल वाले में तो आज भी नहीं जा सकते, कल भी नहीं जा सकते, तब आपको करना पड़ता है ऑल्टरनेट प्रोसीजर, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। आपको ना ये वर्ड लिखना है, आपको एग्जाम में ये नहीं बताना कि ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं। ये जो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर है ये आपका आंसर है, पेपर में क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, ये 3 पॉइंट्स आए थे। 3 पॉइंट्स कैसे आए थे? इफ ऑडिट इम्प्रैक्टिकेबल है, अटेंड नहीं कर पाया, अदर देन एफएस की डेट पे चला गया, तो बताओ क्या करोगे? आपका आंसर पता क्या है? आपका आंसर ये नहीं है कि ऑडिट एक्सपर्ट को भेज देंगे, आपका आंसर यही है ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। फिर आप उसके बाद लिख सकते हो फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट को भेज देना, उसके नंबर आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो आपको नंबर मिलने वाले हैं ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, ये 3 शब्द लिखने के नंबर मिलेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आंसर आपका है ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। अगर मैं उस दिन ना जा पाया तो ऑल्टरनेट डेट, एफएस वाली के बीच में क्या चेंजेस हुए और उस दौरान वाली चेंजेस आपने रिकॉर्ड कर ली कि नहीं कर ली। और फिर भी अगर आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर नहीं लगा पाए, सबसे लास्ट में देखोगे, अगर आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पाए तो मॉडिफाई द ओपिनियन। मॉडिफाई द ओपिनियन का मतलब होता है दैट इज इशू क्वालिफाइड रिपोर्ट। लास्ट वाले के साइड पे लिखो दैट इज इशू क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है सब ठीक ठाक नहीं लग रहा जी हमें। एक तो पहले इम्प्रैक्टिकेबल है, आपकी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करना आगे बड़ी लगी हुई है, कुछ भी लगा लो। और दूसरा, मैं कोई ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाना चाहता था वो भी नहीं लगा सका। अब मुझे रिपोर्ट तो इशू करनी है ना, क्या मैं रिपोर्ट क्लीन इशू कर सकता हूँ? जब मैंने इन्वेंट्री काउंट ही नहीं करी, बैलेंस शीट का टोटल था आपके पास 30 करोड़, बैलेंस शीट का टोटल है 30 करोड़, उसमें से खाली इन्वेंट्री आपकी है 26 करोड़। अब सोच के देखो, उसकी आप काउंटिंग नहीं कर पाए, सिर्फ आपके पास रिकॉर्ड है, तब आप क्या रिपोर्ट क्लीन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। जब मेजर चीज ही वही है तब आप क्वालिफाइड रिपोर्ट। लास्ट, अगर इन्वेंट्री अंडर कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी है, जैसे कि आपने लीज पे कोई चीज लिया हुआ है उसको दे दी, या फिर ये हो सकता है कि जैसे आप शर्ट्स बनाते हो लेकिन उसकी स्टिचिंग करने के लिए, बटनिंग करने के लिए, बटन लगाने के लिए किसी और को भेज देते हो, तो सारी की सारी इन्वेंट्री, सारी की सारी शर्ट्स, जीन्स उसी के पास पड़े हैं जो आपके बटन लगाने का काम करता है, तो कंफर्मेशन ले लो एज पर एस 505। तो है रिक्वेस्ट द कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो लिख दो एज पर एस 505।
एज पर एस से 505, इसका नाम होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। 505 का नेम भी लिख लो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अच्छा, अगर ये भी ना हो, इतनी अगर आपको गर्मी चढ़ी है वहां पे जाके देखो, इंस्पेक्ट कर लो वहीं पे जाके, देन खत्म इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का टॉपिक ये जो हमने अभी लास्ट 4 पॉइंट पढ़े हैं ना, हर 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है, इनमें से कुछ ना कुछ। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर मैं इनप्रैक्टिकल है, जा ही नहीं सकते, तो फिर आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, अगर वो भी ना लग पाया तो मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर एस 705। अच्छा, अगर मैं जा ही नहीं सका, अनएबल टू अटेंड, ऑल्टरनेट डेट पे, असिस्टेंस वाली बात नहीं करनी, वो हमारे समझने के लिए लॉजिकल थी, पर एग्जामिनर के पास जो आंसर होगा वो होगा ऑल्टरनेट डेट। और अगर आपने देखा होगा तभी मैंने उसको बोल्ड किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्टी के पास है तो कंफर्मेशन ले लो, फोन में लाके ट्रेन कर दो, व्हाट्सएप से फोटोज ले लो या खुद ही जाके चले जाओ। अच्छा, एक और रह गया हमारा, अगर एफएस डेट से पहले कोई उन 2 डेट्स में आपने फिजिकली काउंट की हुई है तो जो चेंजेस हुई है देख लो रिकॉर्ड किया कि नहीं। अगला आपके पास लिटिगेशन एंड क्लेम। लिटिगेशन एंड क्लेम का मतलब होता है केसेस, ठीक है, केसेस अगेंस्ट द कंपनी, केसेस अगेंस्ट या बाय द कंपनी। राघव, मुझे एक बात बताओ, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, आप ऑडिट करने आए, आपने ऐसे 501 पढ़ के रखा हुआ था कि ऐसा है, मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी, P&L भी दे दिया, ट्रायल बैलेंस भी, बैलेंस शीट भी, वहां पे तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ केस, क्योंकि मेरे कंपनी के अगेंस्ट कुछ 5-6 केसेस चल रहे हैं, 5-6 केसेस चल रहे हैं। आपने कभी ना कभी ये वर्ड सीखा होगा, ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज होते हैं, क्योंकि अभी फैसला तो आपके अगेंस्ट आया ही नहीं। जब फैसला आपके अगेंस्ट आया नहीं तो कोई लाइबिलिटी अभी क्रिएट नहीं हुई, जो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती वो आप नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हो एज ए कंटिजेंट लाइबिलिटी, है ना, उसको आप लाइबिलिटी साइड तो नहीं दिखाओगे जब तक फैसला नहीं आ जाता। समझ लो मैंने कंटिजेंट लाइबिलिटी में नहीं दिखाया हुआ, खैर अभी मेरे अगेंस्ट केस चले, मैंने कुछ नहीं दिखाया हुआ, एज एन ऑडिटर आप कैसे इसको चेक करोगे कंपनी में जाके? पहली बात तो ये, क्या हमें जब भी ऑडिट पे जाना है हमेशा ये पूछना है? देखो लॉजिकली तो बनता है ना, पूछो, तो आपको कैसे पता चलेगा एज एन ऑडिटर? कोई नोटिस वगैरह आए होंगे, नोटिस वगैरह आए होंगे। एज एन ऑडिटर आप सबसे पहले क्या, आप किसको बताओगे, क्या करोगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो तो मैनेजमेंट को पता है नोटिस आए हुए हैं, आप तो एज एन ऑडिटर गए हो ना, आप कैसे सबसे पहले मतलब एक्शन स्टार्ट करोगे? आपको वही है कि मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, इंक्वायरी या रिव्यू करना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ इस पूरे साल में आपके अगेंस्ट कोई नोटिस आए हैं? जो आप कह रहे हो ना नोटिस आए होंगे, तो वो नोटिस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि मेरे अगेंस्ट केस चल रहा है, फाइनल थोड़ी हुआ है। तो आपकी ड्यूटी बनती है, आप उनसे पूछोगे कि भाई मेरे को सारे नोटिस बताओ। फुट नोट्स में अगर उन्होंने नहीं दिखाया हुआ, वो तो एज एन ऑडिटर आप उसको कहोगे ना कि भाई फुट नोट में दिखाना जरूरी था, तूने क्यों नहीं दिखाया? तो यानी कि सबसे पहले आपका काम यहाँ पे मेन रहेगा इंक्वायरी, देखा जाए तो इंक्वायरी कर लो मैनेजमेंट से या विद इन द एंटिटी, सबसे पूछ लो। दूसरा, रिव्यू कर लो मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ TCWG, क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के मीटिंग्स होते हैं ना, उनके मिनट्स बनते हैं कि मीटिंग में आज क्या क्या डिसाइड हुआ है। तो सोच के देखो, अगर बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, मीटिंग में डिसाइड हुआ होगा ना, उसके ऊपर चर्चा हुई होगी, तो जो कंपनी का CS है या जो भी है उसने लिखा होगा ना, तो वो बोले मिनट्स बुक पढ़ लो, वहां से पता चल जाएगा। सर मैनेजमेंट से पूछने के बाद डिस्क्लोज करना है उसको? हाँ, अगर तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज करे हुए फिर तो बात ही खत्म, फिर तो आप कहोगे मेरे को इनकी सारी डिटेल प्रोवाइड कर दो। अगर नहीं करी हुई तब आप उनको समझाओगे और उनसे पूछोगे। तीसरे में फिर रिव्यू कर लो लीगल एक्सपेंस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आई हुई है ना आपके पास, सोच लो 1 साल से केस चल रहा था, लॉयर की फीस गई, वो तो P&L के डेबिट में दिखा देंगे, लीगल एक्सपेंसेस, तो यहाँ से आपको क्लू मिल जाएगा कि भाई लीगल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। आपने एक फुट नोट में तो दिखाया नहीं हुआ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, अब मेरे को बताओ ये लीगल एक्सपेंसेस कहते हैं केस चल रहे हैं, यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 चीजें, इंक्वायरी कर लो मैनेजमेंट से, रिव्यू कर लो मिनट्स बुक, और रिव्यू कर लो लीगल एक्सपेंसेस। इफ ऑडिटर असेसेस द रोमम अगेंस्ट रिगार्डिंग द लिटिगेशन, अगर उसको लगता है रिस्क है, ठीक है, इसके नीचे लिखो दैट इज इफ रिस्क एग्जिस्ट, इफ रिस्क एग्जिस्ट।
तो ऑडिटर क्या करेगा, डायरेक्टली कम्युनिकेट विद एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल का मतलब होता है वकील, एडवोकेट। लीगल काउंसिल का मतलब होता है एडवोकेट। तो जो कंपनी का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल होगा उसके थ्रू पहले उसी से ही पूछ लो। केसेस व्हेन डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, पहले में इन्होंने अभी क्या बोला है कि कम्युनिकेशन कर लेना ना, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना इसको ए डाल दो, जहाँ पे वो लिखा हो ना देन ऑडिटर विल डायरेक्टली कम्युनिकेट, इसको ए डाल दो। फिर ए के अगले 3 पॉइंट है, फिर उसके नीचे है इफ लॉ रेगुलेशन, इफ लॉ रेगुलेशन को बी डाल दो। तो ए पॉइंट में क्या आया है, डायरेक्टली कम्युनिकेट, सर्कल कर दो डायरेक्टली कम्युनिकेट को। कह रहे हैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कौन कौन से केसेस में कर सकते हैं, जब ऑडिटर को लगता है देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, सर्कल करो सिग्निफिकेंट रिस्क। दूसरा है अगर आपको लग रहा है मुद्दा बहुत ही गंभीर है, कॉम्प्लेक्स। तीसरा है व्हेन देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एंटिटीज एक्सटर्नल काउंसिल। वैसे ये थोड़ा सा यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने बोला है डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अभी तो आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के पास जा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए था इंटरनल लीगल काउंसिल, जो कंपनी के खुद का वकील है। मैं एक बार इसको कंफर्म कर लूंगा। उसके बाद एक फ्लो रेगुलेशन और रिस्पेक्टिव लीगल प्रोफेशनल बॉडी प्रोहिबिट्स द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, प्रोहिबिट्स द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल फ्रॉम कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ऑडिटर, ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। सर्कल कर दोगे ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर को। ये जो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स हैं ये भी आएंगे कि क्या क्या? नहीं 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 नहीं, ये सिचुएशन बेस्ड होते हैं। जैसे कि ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाना है तो आप खुद ना जाके किसी और को भेज दें अगर। हाँ, ये हो गया कंपनी का जो बाहर वाला वकील है जो इंडिपेंडेंट, जैसे मैं कहूँ एडवोकेट इन प्रैक्टिस, जैसे सी इन प्रैक्टिस एडवोकेट इन प्रैक्टिस है, वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आप अपने किसी वकील को हायर कर लो। ये होता है ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। केस पे आप खुद चले जाओ, ये मतलब होता है। हमें जिस टाइम पे ठीक लगे वो एक हाँ, ऑल्टरनेट होगा। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर का मतलब होगा सिचुएशन बेस्ड। लिख लो इसको ना, दीज आर सिचुएशन बेस्ड एंड नॉट फिक्स्ड। उसके बाद देखो क्या है, ए बी सी पॉइंट, स्टार 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 स्टार, ए बी सी नीचे वाले पॉइंट्स। कह रहे हैं अगर मैनेजमेंट मना कर देती है कि भाई हमारे वकील के साथ कम्युनिकेट नहीं करना, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्यों मना करेगी मैनेजमेंट वाले, यानी कि आप लोग चोर हो, कहीं ना कहीं छुपा रहे हो, तो मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर एस 705, तीनों का ही लिख देना, इकट्ठा ही है ना मॉडिफाई, एस 705। कभी कभी मैं आपको बोल देता हूँ एस 700 सीरीज, एस 700 सीरीज बोल देता हूँ ना, तो ये 700 सीरीज में 705 में आता है मॉडिफाई। क्लीन होता तो मैं बोलता है एस 700 सीरीज के अंदर एस 700 में क्लीन ओपिनियन होता है और 705 में मॉडिफाइड। अगर लीगल काउंसिल ही मना कर देता है भाई यार मेरे से बात मत करो, मैं ना आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो, मॉडिफाइड ओपिनियन आपके पास आपका हथियार है, ऐसे 705। ऑडिटर अनएबल टू कलेक्ट एसे ही फ्रॉम ऑल्टरनेट प्रोसीजर, ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी लगा दिए तब भी नहीं मिला, मॉडिफाई मॉडिफाई मॉडिफाई। ऑडिटर विल टेक WR, WR की फुल फॉर्म होती है रिटन रिप्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में होता है ना, रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन हमेशा दिए जाते हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द ऑडिटर। जैसे कि याद है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होता था, मैं आपको कहता था एक याद कर लो, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर देता है मैनेजमेंट को, दूसरा ये होता है रिटन रिप्रेजेंटेशन। इस दोनों में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कौन किसको देता है, तो आप एक याद रख लो, दूसरा वाइस वर्सा हो जाएगा। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन किसको देता है, ऑडिटर देता है, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन कौन होगा, मैनेजमेंट देगी। ऑडिटर विल टेक WR फ्रॉम मैनेजमेंट दैट ऑल नॉन एक्चुअल या पॉसिबल लिटिगेशन, चाहे एक्चुअल है चाहे पॉसिबल है, क्या आपने डिस्क्लोज किए हैं कि नहीं किए ऑडिटर को, आप उनसे पूछ लोगे। और दूसरा है उसको आपने एप्लीकेबल अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड या डिस्क्लोज किया है एज पर एप्लीकेबल FRF, यानी कि फॉर एग्जांपल एज पर ऐसे नहीं AS 4,29। खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट इसके पास, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपके पास पेपर में आता है ना, या तो आ जाता है वही कि ऑडिट का प्रोसीजर बताओ। ऑडिट का प्रोसीजर जो पहला पॉइंट था, इंक्वायरी करके देख लो,
रिव्यू करके देख लो मिनट्स और लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट। या फिर 3 चीजें वो आती हैं जहाँ पे अगर मैनेजमेंट मना कर देती है और वो लीगल काउंसिल खुद मना कर देता है, या तो आप नहीं लगा पाते, ऑल्टरनेट प्रोसीजर नहीं लगा पाते, तो क्या दे दो मॉडिफाइड। किन केसेस में आपको काउंसिल की जरूरत पड़ जाती है? जहाँ पे था सिग्निफिकेंट रिस्क हो अगर उस ट्रांजैक्शन में, दूसरा आपके पास था कोई कॉम्प्लेक्स हो ट्रांजैक्शन, अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है आपके में और काउंसिल में, ये वाली चीजें थी। या फिर अगर उसको प्रोहिबिट करते हैं, जो आपका बी पॉइंट था ना, बी पॉइंट के साइड पे लिख दो इफ लो रेगुलेशन, एल एंड आर लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ना, इफ एल एंड आर प्रोहिबिट्स टू लीगल काउंसिल, इफ एल एंड आर प्रोहिबिट्स टू लीगल एंड काउंसिल, एरो डाल के लिखो परफॉर्म आप, परफॉर्म आप। चलो जी आगे, बस लास्ट का था सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। हर प्रोडक्ट की डिटेल रीजन वाइज, जेंडर वाइज, एज वाइज, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज, प्राइस वाइज, ये सारे जो आपने बांटे हुए हैं इसको बोलते हैं सेगमेंट। यहाँ पे आपके पास एएस भी आता है 17। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जो है वो इसी के लिए बात करता है कि अगर आपका कोई भी सेल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड सिर्फ ना, सेगमेंट इंफॉर्मेशन क्या हो गई आपके पास? जैसे मैं आपको एएस बताता हूँ, एएस क्या कहता है? कहता है मैं देखो फॉर एग्जांपल मैं 10 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सर, आईपीसी में होते तो 8 है, चलो 8 पढ़ाता हूँ, तो मैं 8 के 8 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मेरी टोटल सेल बहुत है, मैं बड़ा करोड़पति हूँ आजकल, मतलब पूरे इंडिया में मैं चल रहा हूँ, 8 सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मोनोपोली दी हुई है मैंने और कॉम्बो डिस्काउंट बड़े दिए हुए हैं। मेरे 8 सब्जेक्ट हो गए, मेरे किसी भी मेरी टोटल सेल हो गई, टोटल सेल कोई ना कहीं निकल आएगी ना, जितनी पूरे साल में फीस आई है उसको मैं एक जगह पे लिख दूंगा। मेरी अगर ऑडिट की फीस टोटल के 10% से ज्यादा हुई, तो मेरी टैक्स की टोटल कलेक्शन वाली फीस अगर वो टोटल के 10% से ज्यादा हुई, यानी मेरे इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट की सेल या टर्नओवर या प्रॉफिट टोटल के 10% से ज्यादा हुई, तो उस वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं ये सेगमेंट है, और इसको आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। यानी कि अब मैं टोटल सेल नहीं दिखा सकता कि मेरी पूरे साल की टोटल सेल इतनी है, अब मेरे को दिखाना पड़ेगा टोटल सेल तो है ही है, उसमें से ऑडिट की सेल 13% है और वो इतने रुपीस की है, तो मेरे को सेपरेट शो करना पड़ गया। टैक्स की फीस सिर्फ टोटल के 5% के बराबर थी, क्योंकि टैक्स में समझ लो टीचर ही बहुत है, तो सिर्फ मेरी 5% ही सेल हुई, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट नहीं है, उसको मैं चाहे अलग से ना भी दिखाऊं। ये होता है सेगमेंट। आपको AS 17 ऐसे बोलता है कि अगर कोई 10% से ज्यादा हो इंडिविजुअल सेपरेट शो कर दो। ऑडिटर शैल ऑब्टेन द एसई, पहली लाइन तो वही आ गई, सफिशिएंट एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहे हैं रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि आपने सेगमेंट इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट या डिस्क्लोज करनी होती है ना इंडिविजुअल सेगमेंट्स। कैसे आप उसको देखोगे? देखो अंडरस्टैंडिंग द मेथड, पहले सर्कल करो मेथड यूज बाय द मैनेजमेंट, पहले अंडरस्टैंडिंग ले लो कि मैनेजमेंट ने कैसे पहचाना, जेंडर वाइज पहचाना, एज वाइज पहचाना, प्राइस वाइज पहचाना कैसे। दूसरा, इवेल्युएट वेदर सच मेथड लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर, दूसरे में सर्कल करो डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद FRF। जोन से बेस पे मैनेजमेंट ने सेगमेंट वो करा क्लासिफाई, हमें वही भी चेक करना है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनको पहले ही बता के आए होते हैं, या मैनेजमेंट को पहले ही पता होता है कि AS 17 एप्लीकेबल है, तो वो ऑलरेडी भी वैसे ही करते हैं फॉलो, उनको भी पता होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में जरूरी थोड़ी है सारे बीकॉम वाले बैठे हो, कितने सारे CS भी तो बैठे होते हैं, तो उनको भी पता होता है, तो आप तो उसको बस एक बार चेक कर रहे होते हो कि सच में 17 के अकॉर्डिंग किया कि नहीं किया। दूसरे में देख लो डिस्क्लोज एज पर द एप्लीकेबल FRF, FRF को लिखो AS 17।
और लिखो AS17 ब्रैकेट में लिखो इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल टर्नओवर मोर देन 10% ऑफ टोटल टर्नओवर। इंडिविजुअल टर्नओवर greater than 10%. Whether appropriate, testing the application. टेस्टिंग द एप्लीकेशन, टेस्टिंग को सर्कल कर दो। और लास्ट में परफॉर्म एपी, एपी मतलब ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट परफॉर्म एपी, एपी लिखा हुआ है या गलत लिखा गया? परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर, बस एपी ऑडिट प्रोसीजर या परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर या अदर ऑडिट प्रोसीजर एज पर एप्रोप्रिएट एंड इन द सर्कमस्टांसेस। एग्जाम के क्वेश्चन देखो जल्दी से, और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 मुझे बताओगे क्या आंसर है इसका? ये वही है, एक तो वो बंदे पहले का सर्कल करो, एक्सपेक्ट करेंगे। पहले सर्कल करो इन्वेंट्री हेल्ड विद जॉब वर्कर। जॉब वर्कर जो हमारे बटन्स लगा रहा है, तो इसको लिखो दैट इज थर्ड पार्टी। तो इसका क्या ऑडिट प्रोसीजर होता है था? एक तो कंफर्मेशन ले लो, फर्स्ट इंस्पेक्शन कर लो। लिखो इसके साथ ऑडिट प्रोसीजर के साथ कंफर्मेशन, और दूसरा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्ट वहीं पे जाके करके देख लो। एक हो गया कंफर्मेशन, एक हो गया इंस्पेक्ट। अगर तो ये देखो पेपर में 3 नंबर का आता है, फिर तो आप एज पर पहले तो लिखोगे ऐसे 501। ये चीज मैंने परसों भी बताई थी, पहले आपको स्टैंडर्ड का नेम लिखना है। क्वेश्चन नहीं बोलेगा मैं स्टैंडर्ड हूँ, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर 3 का आता है तो इतना ही लिख देना। अगर बाई चांस 5 का आता है ना, तो सबसे पहले ऊपर वो था ना ऑडिट प्रोसीजर इन्वेंट्री का, वो फिजिकल अकाउंटिंग वाले, उसको बना देना 2-3 पॉइंट्स कि ऑडिटर कैसे करता है, फिजिकल अकाउंटिंग करता है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करता है, और अगर थर्ड पार्टी के पास है तो फिर हम ये करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, करो रीड करो। लिटिगेशन वाला पॉइंट पहला है। वाला पॉइंट 700 प्रोसीजर वो है, रिव्यू द लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट, 705 इंक्वायरी। 705 वाला थोड़ी ना है, ये लिटिगेशन वाला है। ऑडिट प्रोसीजर पहला पॉइंट, लिटिगेशन वाले का पहला है रिव्यूज वगैरह वाला। लास्ट वाला तो वही है कि रिव्यू लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट और इंक्वायरी वाले, समझ गए? चले आगे क्वेश्चन नंबर 21। प्रोसीजर टू परफॉर्म द ऑडिट सफिशिएंट एविडेंस रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, इसमें ए और बी आएगा। ए था फिजिकल इन्वेंट्री, उसके 4 थे, बी का अगला आपके पास था, ये स्टार्टिंग वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था, 23 को इंपॉर्टेंट मार्क करोगे आप लोग। ये ट्रू फॉल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यू के लिए भी। तो पहला था 23 का ए, अदर देन बैलेंस शीट डेट, तब क्या करोगे? लिखो आंसर, लिखो इसके साइड चेंजेस एंड रिकॉर्डिंग। दूसरा आप पहला लिख लिया चेंजेस एंड रिकॉर्डिंग, दूसरा है इनप्रैक्टिकेबल, तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर आप। ऐसे 505 आज हो नहीं पाएगा, इससे पीछे वाले टॉपिक पे आ जाओ आप, जो 330 के बाद होगा असर्शन वाला टॉपिक, वो तो अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। पहले तो असर्शन में लिखो, कौन से चैप्टर में आया था, फर्स्ट में कि सेकंड में? फर्स्ट में। तो पहले लिखो ऑल्सो इन चैप्टर 1। और इसके साथ में आप 5 स्टार डालोगे। असर्शन के टॉपिक पेपर में आता ही आता है, क्योंकि नाम ही अजीब है ना। assertions very very important। डेफिनेशन याद है इसकी? रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट एम्बॉडीड इन द एफएस यूज्ड बाय द ऑडिटर। एक्सप्रेस द ओपिनियन नहीं था यहाँ पे, पोटेंशियल में स्टेटमेंट था।
मतलब लास्ट लाइन तो आपने मान ही ली कि बस ओपिनियन ही है। एनालिसिस तो ओपिनियन देने में लगता है ना। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद है यूज ऑफ असर्शन। कौन यूज करता है? Auditor. अभी तीसरी लाइन में देखा था यूज बाय ऑडिटर। इसको बनाता कौन है? मैनेजमेंट। देखो दोनों वही लाइनें दी हुई हैं। मैनेजमेंट मेक्स द असर्शन, ऑडिटर यूज द असर्शन। क्या के लिए? ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। असर्शंस की आपके पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस को लिख दो AOCE, ये नंबर 2 पे आ रहा होगा देखो। नंबर 1 पे है ट्रांजैक्शंस, नंबर 2 पे है अकाउंट बैलेंस, नंबर 3 पे है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। पहले पे अकाउंट बैलेंस वाला पढ़ लेते हैं। इसकी मेमोरी टेक्निक क्या थी? AOCE लिख दी मेमोरी टेक्निक। मतलब कि अकाउंट बैलेंस में फॉर एग्जांपल लिख देना प्लांट एंड मशीनरी। क्या बिल्डिंग दी थी अपने उस दिन? डेटर्स लगा लो, बिल्डिंग दी थी वैसे फिजिकली एग्जिस्टेंस के लिए। आप बिल्डिंग लिख दो अकाउंट बैलेंस की। बिल्डिंग का बैलेंस होता है, बिल्कुल होता है। कहाँ पे शो हो रहा होता है? एसेट साइड। बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैलेंस शीट में क्या शो होते हैं? बैलेंस शीट। सर ये तो बड़ा आसान है। पहले पे आ जाओ, असर्शन अबाउट द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। इसकी मेमोरी टेक्निक लिखो। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की AOC की पावर 3 आ रही होगी, देखो आ रही है AOC की पावर 3, AOC की पावर Q। A से एक्यूरेसी, क्या जो सारी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन समझते हो जी, जर्नल एंट्रीज कुछ भी हो, डेप्रिसिएशन की हो, सेल परचेज की हो, एसेट खरीदने की हो, क्या सारी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेट में एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही? O से अक्रेंस, क्या वो ट्रांजैक्शन सच में भी अक्कड़ हुई थी कि आप फेक दिखाते चले जा रहे हो? C से एक तो था कंप्लीटनेस, सारी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करी कि नहीं, यानी कि कंप्लीटली रिकॉर्ड करी कि नहीं। एक C से कट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ का मतलब होता है पीरियड वाइज। कट ऑफ को लिखो पीरियड वाइज। 2017-18 का डेटा है उसमें लिखो, 18-19 का उसमें लिखो। मतलब प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं लिखना आपने। समझ गए कट ऑफ। और अगला C से क्लासिफिकेशन। जो हेड है, करंट एसेट का करंट एसेट, डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट का फिक्स्ड एसेट, AOC की Q। और उसके बाद AOCE। प्रेजेंटेशन में आ जाओ AOC स्क्वायर। प्रेजेंटेशन वाले में AOC की पावर 2। इट इज वेरी वेरी क्यूट मेमोरी टेक्निक्स, है ना। AOC3, AOCE, AOC2। वाओ, AOC2 पढ़ के देखो, पर इसकी हेडिंग थोड़ी सी अजीब है। और कुछ इनको मिला नहीं तो इन्होंने ऊपर वाले दोनों को मिक्स करके यहाँ पे डाल दिया। A से देखो क्या है, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। देखो एक्यूरेसी इन्होंने उठा लिया फर्स्ट वाले में से, वैल्यूएशन उठा लिया सेकंड वाले में से। आगे क्या हमें इसके अंदर का भी एज इट इज याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी मत पढ़ना। पूरी ऑडिट की अगर 10वीं 12वीं जो भी क्लास है, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसके अंदर का चाहे एक भी शब्द मत पढ़ना, लेकिन हेडिंग नहीं भूलनी। अगर आपकी हेडिंग गलत, चेक ही नहीं होगा अंदर। पहला पॉइंट तो ये है ना कि हेडिंग तो सही डालो, फिर देखेगा ऑडिटर अंदर कि ठीक लिखा है कि नहीं। और अगर आप किसी भी पॉइंट का अंदर पढ़ के देखोगे, किसी में कोई टेक्निकल पार्ट नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे आपके पास पहला पॉइंट क्या है? एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। जो भी आपने प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर जो भी देने हैं, क्या वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, प्रॉपर वैल्यू पे हैं कि नहीं। O से अक्रेंस उठा लिया पहले से, राइट ऑब्लिगेशन उठा लिया दूसरे से। अक्रेंस मतलब सच में वो अक्कड़ हुई है ट्रांजैक्शन वगैरह के नहीं। राइट्स, एसेट के लिए राइट होता है, लायबिलिटीज के लिए ऑब्लिगेशन। AOC से कंप्लीटनेस। सर यहाँ से एक बात समझ में आई, कंप्लीटनेस तो कॉमन है तीनों में, तो साइड पे लिखो ना फिर, कंप्लीटनेस इज कॉमन इन ऑल थ्री। कंप्लीटनेस इज कॉमन। आगे E से, सॉरी C से क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। कुछ नया आया इसका, कुछ तो इन्होंने डालना ही था। C से क्लासिफिकेशन, वही पहले में था ही ना। क्लासिफिकेशन शायद दूसरे में भी था, दोनों में था, नहीं एक में ही आया है क्लासिफिकेशन। सेकंड वाले में आया था, पहले में नहीं था। पहले में था, पहले में होगा फिर। हाँ सेकंड में नहीं था, वहां पे तो AOCE था ना। तो क्लासिफिकेशन वही प्रॉपरली आपने क्लासिफाई की है, सारी जो भी डिस्क्लोजर्स हैं क्लासिफाई किए हैं कि नहीं किए, उसको अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं।
एक बार जल्दी से ये वाले देखो क्या क्या थे। असर्शंस की डेफिनेशन क्या है? प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, embodied in the FS, used by the पोटेंशियल बेस्ड स्टेटमेंट। उसके बाद असर्शन 3 के होते हैं, एक होते हैं ट्रांजैक्शन के, अकाउंट बैलेंस के और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के। पहला होता है ट्रांजैक्शन के AOC 3, A से एक्यूरेसी, O से अकरेंस, C से कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन और कट ऑफ। फिर था अकाउंट बैलेंस AOCE, A से एलोकेशन एंड वैल्यूएशन। एलोकेशन एंड वैल्यूएशन था यहाँ पे, एलोकेशन एंड वैल्यूएशन है। O से आपके पास है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, AOC, C से कंप्लीटनेस, E से एग्जिस्टेंस। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग क्या थी? प्रेजेंट, AOC स्क्वायर, A से एक्यूरेसी एंड। समझ में आ गया कहाँ पे ये खेल रहे हैं? देखा जाए हार्ड पार्ट थोड़ा सा है, याद रखना कि वहां A पे क्या है, यहाँ A से क्या है। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, O से अकरेंस एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन, यस। तो मतलब 2 AOC, C से कॉमन कंप्लीटनेस, फिर C से क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ले ली। देखो कैश इन हैंड की, कैश इन हैंड ये पढ़ के देखो, ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। देन आज हमारा क्या हुआ? essay 501 हुआ और assertion हुए। जल्दी से essay 501 को अपन रिकॉल करते हैं। essay 501 में आपके पास सबसे पहले आया था essay 501 का सबसे पहले आता है नेम, ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। अभी तक का ये सबसे मुश्किल नाम है जो स्टूडेंट मुझे बताते हैं, ठीक है। ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम, how many selected items? 3, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड प्रेजेंटेशन, वो सेगमेंट, ठीक है। तो पहला आता है आपके पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आप क्या चेक करते हो? उसकी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। कैसे चेक करते हो? फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में देखो 4 आ रहे थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था, मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, इंस्पेक्शन आ रहा था, परफॉर्म टेस्ट अकाउंट आ रहा था। उसके बाद रिकॉर्ड्स आप चेक कर रहे थे। फिर मैटर्स थे रेलिवेंट जो आपके फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में जरूरी थे। क्या क्या मैटर्स थे? नेचर हो गया, किस नेचर, मतलब नेचर ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पे एंटिटी नहीं है, नेचर ऑफ इन्वेंट्री, लोकेशन पर, P से परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, आप ऑल्टरनेट नहीं था, ऐसे नहीं, एडिक्वेट प्रोसीजर है मतलब फ्लो में बह रहे हो आप। तो आप हमारी आई से इंटरनल कंट्रोल, WIP, स्टेजेस ऑफ WIP, मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, असिस्टेंस ऑफ एनी ऑडिटर एक्सपर्ट नीडेड। FS डेट पे अगर आप नहीं करते तो चेंजेस देख लो और उसको रिकॉर्ड किया कि नहीं। इम्प्रैक्टिकेबल है तो आप लगा के देख लो, अनएबल है तो ऑल्टरनेट डेट पे चले जाओ, कंफर्मेशन चाहिए थर्ड पार्टी से ले लो या इंस्पेक्शन करके देख लो। लिटिगेशन और क्लेम, कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहे हैं, रिव्यू कर लो मैनेजमेंट से या विद इन द एंटिटी, सॉरी इंक्वायरी कर लो, रिव्यू कर लो लीगल एक्सपेंस, और दूसरा रिव्यू मिनट्स बुक वगैरह कर लो। और उसके बाद अगर वो 3 चीजें हैं आपको मना करते हैं मैनेजमेंट वाले, वकील खुद मना कर देता है, या फिर तीसरा आप नहीं कर पाते, मतलब ऑडिटर नहीं कर पा रहा, ऑल्टरनेट ऑडिटर प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे, तब भी क्या कर दो? मॉडिफाई दो, ओपिनियन दे दो। सेगमेंट में आपके पास था क्या आपने प्रॉपर्ली प्रेजेंट या डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, उसके लिए देख लो मैनेजमेंट ने क्या मेथड यूज किए। उनके जो मेथड्स थे उन्होंने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए एज पर द FRF। तीसरा आप खुद कुछ टेस्टिंग करके देख लो उनके मेथड्स की, और अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा के देख लो। असर्शन में पहला क्या था? पहला असर्शन गलत, पहला असर्शन क्या था? 3 असर्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन वाला, दूसरा अकाउंट बैलेंस वाला, तीसरा पहला ट्रांजैक्शन की मेमोरी टेक्निक AOC क्यूब, दूसरा क्या होता था? अकाउंट बैलेंस की AOC-E, तीसरा प्रेजेंटेशन AOC स्क्वायर। चलो इसी के साथ विदा लेते हैं आज की क्लास से, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं।